इस बार प्यार करना अलाउड है पर शादी नहीं। शादीशुदा लोगों के जैसे अधिकार भी मिलेंगे, पर तुम्हारी शादी को शादी हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। पर सेक्सुअल इंटरकोर्स वो भी सेम सेक्स में? अरे बिल्कुल कर सकते हो, क्यों पूछ रहे हो? अरे इक्वलिटी है भाई। क्यों, कुछ समझ आया? ये हाँ ना, थोड़ा ना का चक्कर। मैं सेम सेक्स मैरिज की बात कर रही हूँ और ये माजरा मैं समझाऊंगी, और वो भी पूरे डिटेल में कि आखिर इस पूरे स्टोरी में हुआ क्या। मैं हूँ अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLS इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेम सेक्स मैरिज संविधान के तहत वैलिड नो नहीं, बिल्कुल नहीं है। शुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये लैंडमार्क जजमेंट रहा, जिसमें 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 के रेशियो में ये राय दी। तो सबसे पहली बात कि ये सेम सेक्स मैरिज आखिर क्या है और क्यों इसकी डिमांड की जा रही है। तो बेसिकली हम लोग जैसा जानते हैं कि शादी एक लड़का और एक लड़की के बीच होता है और ये नॉर्मल है। अलग अलग एक्ट्स हैं हमारे कंट्री में जो इसे गवर्न करते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट एटसेट्रा। सेम सेक्स मैरिज मतलब दो लड़की या तो लड़कों के बीच बिका, और हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो इसको मान्यता देता हो। अब देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत से नेशंस ऐसे हैं जो इस चीज को मान्यता देते हैं। नेदरलैंड्स पहला देश है जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया, जब उनके पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग लॉ पास हुआ। इसके बाद और बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस ने भी इस चीज को लीगलाइज किया। उन नेशंस के नाम आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में इन चीज़ों का उतना ज़्यादा प्रचलन कभी था ही नहीं, ना ही ऐसा कभी किसी ने सोचा। पर 2009 में नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली पहला केस था इस दिशा में। इस केस में सेक्शन 377 पर सवाल उठाया गया, जो कहता है वो सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स क्राइम है जो ऑर्डर ऑफ द नेचर के विरुद्ध हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि वाकई में ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर उसके बाद 2014 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के केस में दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन को बदल के 2 सुप्रीम कोर्ट जज बेंच ने ये कह दिया कि सेक्शन 377 बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद वापस इस डिसीजन के अगेंस्ट एक अपील हुआ 2016 में, पर 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये कहा कि एक लार्जर बेंच के पास इस इशू को रेज करना होगा। 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस वो लैंडमार्क केस रहा, जिसने इन चीज़ों की तरफ एक नया रास्ता खोला। इस केस में सेक्शन 377 IPC के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया। सेक्शन 377, जैसा कि मैंने कहा, कि वो सारे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस को क्राइम बताता है जो ऑर्डर ऑफ द नेचर के विरुद्ध है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ द नेचर यही है मेन मुद्दा। अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ इंटरकोर्स करे तो हाँ, बिल्कुल गलत है। पर अगर सेम सेक्स में एडल्ट इंसान किसी और एडल्ट इंसान के साथ इंटरकोर्स करे और वो अगर जबरदस्ती ना हो तो उसका क्या है ना? चौंका देने वाला सवाल। सुनने में तो अजीब ही लग रहा है, पर वही आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। इस केस में नवतेज सिंह जौहर इस सेक्शन को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि ये सेक्शन राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीज़ों को वायलेट करता है। और कोर्ट ने ये बिल्कुल मान लेती है कि वाकई में ऐसा है। किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करना गलत है। राइट टू इक्वलिटी को बिल्कुल वायलेट करता है। और अगर 2 एडल्ट अपने मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं प्राइवेटली, तो उसमें दखल देना भी बिल्कुल वायलेटिव है राइट टू
प्रिवेसी के। साथ में कोर्ट ये भी कहती है कि किसी भी इंसान का सेक्सुअल आइडेंटिटी उसकी सेल्फ आइडेंटिटी का हिस्सा है और अगर हम वो उसे छीन लेते हैं तो राइट टू लाइफ को ये बिल्कुल वैलिड करता है। जस्टिस मल्होत्रा ने ये भी कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी कोई डिफेक्ट नहीं है बल्कि सेक्सुअलिटी का एक भिन्न प्रकार है और राइट टू प्रिवेसी में डिसीजन लेने की प्रिवेसी भी इंक्लूडेड है। ये डिसीजन एक बहुत बड़ी होप लेके आई सारे LGBTQIA+ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए कि अगला स्टेप यही रहेगा कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाए, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। पर क्यों? शुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इस केस में पिटिशनर चाहते थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल घोषित किया जाए। देखिए, ये स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो उन कपल्स को शादी करना अलाउ करते हैं जो किसी पर्सनल लॉ के तहत शादी नहीं कर सकते, जैसा कि एक हिंदू और एक मुस्लिम। क्योंकि एक हिंदू और एक मुस्लिम ना तो हिंदू लॉ के अनुसार विवाह कर सकते हैं ना ही मुस्लिम लॉ के अनुसार, क्योंकि ये लॉ सेम रिलीजन के बीच शादी को गवर्न करता है। पर स्पेशल मैरिज एक्ट रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, तो पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है क्योंकि इसमें सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। तो इस एक्ट में इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए जिससे जो लोग सेम सेक्स में शादी करना चाहते हैं वो कर पाए और वो लोग भी कवर्ड हो जाए जो अपने आप को स्पेसिफिक मेल या फिर फीमेल आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। साथ में जॉइंट अडॉप्शन राइट की मांग की गई। हेल्थ केयर डिसीजंस में नॉमिनी राइट्स की भी डिमांड की गई जिससे वो अपने पार्टनर की हेल्थ इमरजेंसी केसेस में डिसीजन ले पाए। अब यहाँ डिसीजन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू मैरी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि इसे फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया जा सके। नेक्स्ट, किसी भी शादी या सिविल यूनियन को लीगल स्टेटस देने की कैपेसिटी कोर्ट के पास नहीं होती है बल्कि लॉज में होती है। तो अगर ये डिमांड कोई पूरी कर सकता है तो वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो फिर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। पर माइनॉरिटी जजेस का ओपिनियन ये था कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के पास भी बिल्कुल हक है कि वह रिलेशनशिप्स बताए और स्टेट का ये दायित्व है कि उन यूनियन को वो रिकॉग्नाइज करे जिससे सेम सेक्स कपल्स मैरिटल बेनिफिट्स ले सके। स्पेशल मैरिज एक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस एक्ट को फंडामेंटल राइट्स का वायलेटिव बता के इसको हटा दिया जाता है तो हम उस दौर में वापस चले जाएंगे जब अलग अलग रिलीजियन और कास्ट के लोगों के बीच आपस में शादी नहीं हो पाती थी, और इसके बजाय अगर इसमें कोई बदलाव लाना है तो वो कोर्ट नहीं कर सकती है बल्कि लेजिस्लेचर इसे कर पाएगा। तो पार्लियामेंट ही इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकता है। लीगल पॉइंट्स पे तो बात बिल्कुल सही है, पर सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट इस आइडिया को एक्सेप्ट कर कोई नया लॉ बनाएगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस पूरे प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट ने इस सेम सेक्स मैरिज का कठोर विरोध किया है। यहाँ तक कहा है कि जुडिशियरी अगर इस मामले में ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करती है तो पर्सनल लॉज का बैलेंस पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। पर क्या वाकई में ऐसा होता? सच तो ये बिल्कुल है कि सभी को शादी करने का, अपना घर बसाने का हक है और सेम सेक्स मैरिज को ना मानना LGBTQIA+ कपल्स के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। शादी के कई सोशल बेनिफिट्स होते हैं जिनसे हम इन्हें वंचित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बायोलॉजिकल जेंडर एब्सोल्यूट नहीं है और सिर्फ बॉडी पार्ट से जेंडर डिफाइन नहीं होता।
मैन और वुमेन का कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबली भी बहुत नेशंस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ये आज नहीं बल्कि बहुत सालों पहले। पर दूसरे तरफ अगर देखें तो इंडिया एक सेक्युलर नेशन है जिनके रिलीजियस रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और धर्म में ये मान्यता है कि शादी मैन और वुमेन के बीच होती है। और एक मेजर पॉइंट ये भी है कि सेम सेक्स कपल्स की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो सकती, तो ये शादी के मेजर पर्पस को भी डिफीट करता है। और अगर उन कपल्स को अडॉप्ट करने दिया जाए तो उनके बच्चों को भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना होगा। लीगल इश्यूज को देखें तो इनहेरिटेंस, टैक्स, प्रॉपर्टी लॉज, इन सब में चेंजेस लाने होंगे। पर अंत में सवाल वही है कि क्या वाकई में ये गलत है, और अगर ऐसा है तो जो नेशंस इसे मानती है क्या वो गलत है, या सुप्रीम कोर्ट इस कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को सुलझाने के बजाय पार्लियामेंट की तरफ इस मुद्दे को धकेल दी है अपनी सुविधा के लिए, और सरकार वोट्स के लिए क्या LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोगों का शोषण यूं ही करते रहेगी? आप किसे सपोर्ट करते हैं? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताना, और ऐसा बेहतरीन कंटेंट्स के लिए लूसिड स्ट्रीमिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।